और नमस्कार सभी छात्रों, हम आपके लिए लेके आए ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट। जैसा कि कल आपका एग्जाम है ज्योग्राफी का, और ये आप लगा के जाने के बाद पढ़ के जाना, आपका बहुत हेल्प होगा। जैसा कि हमने आपको फिजिक्स का पेपर कराया था, हिंदी इंग्लिश का कराया था, अपना बहुत ज़्यादा पेपर फंसता भी है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, शुरू करते हैं कि आपका पेपर आएगा कैसा करेगा। एक सैंपल पेपर आ रहे हैं आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल के कौन से उपागम में किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया जाता था। तो मानव भूगोल के कौन से उपागम में, इसका आंसर है प्रादेशिक विश्लेषण। किसमें किया जाता था? प्रादेशिक विश्लेषण में इसका अध्ययन किया जाता था। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर, प्रादेशिक विश्लेषण होता क्या है? इसमें स्टडी की जाती है पर्वत की, पठार की, मैदान, वहाँ के तापमान, ठीक है, वहाँ का भौगोलिक कंडीशन, भौगोलिक क्षेत्र कैसा वहाँ का, इन सब की अध्ययन किया जाता है उसमें प्रादेशिक विश्लेषण में। यानी कि उपागम, उपागम क्या है? दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं आपके प्रादेशिक विश्लेषण और दूसरे होते हैं आपके विषय वस्तु। आपके ये दो तरह में बांटा गया है इनको, किसको? उपागम, एक प्रादेशिक विश्लेषण और एक दूसरा कौन सा था? विषय वस्तु। तो ये आप याद रखना, बहुत मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, आपके वेरी वेरी मोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा पूछ रहा है सर इसका मतलब बता दीजिए होता क्या है। तो इसमें किया जाता है, कोई क्षेत्र किसी दूसरे क्षेत्र से कैसे अलग है, इसकी स्टडी की जाती है। विश्लेषण क्या करते हैं? कोई क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अलग कैसे है, दैट डिफरेंस कैसे है, कैसे है, इसकी स्टडी की जाती है। समझ पा रहे हो आप? स्टडी किसी की जाएगी इसमें। जैसे आप देखोगे कि आप यदि नॉर्थ में जाएं तो आप यदि एशिया दिखेगा, यूरोपियन दिखेगा, एशिया में डिफरेंस दिखेगा, वहाँ के प्रादेशिक क्षेत्र में, खान पीन में, वहाँ की जलवायु में, एनवायरमेंट में बहुत डिफरेंस दिखेगा। नेक्स्ट है आपका, आदिकालीन निर्वाह कृषि कार्य कौन से क्षेत्रों में किया जाता है। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र, तो आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र कहाँ किया जाता है? तो ये आपका है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उन क्षेत्रों में किया था, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। आदिकालीन निर्वाह कृषि को हम स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जानते हैं। यदि आपके क्वेश्चन में आए कि स्थानांतरण कृषि किसे कहते हैं, कृषि किसे कहते हैं, या इसको हनन कृषि भी कह सकते हैं, या इसको कर्तन कृषि भी कहते हैं, गहन कृषि भी कहते हैं, झूमिंग कृषि भी नाम से आ सकता है, इन नामों से आ सकता है। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि होता क्या है? तो आदिकालीन निर्वाह कृषि से तात्पर्य ऐसी कृषि से है जहाँ पर जो आदिम लोग होते थे पुराने समय में, जो अपने खाने पीने के लिए, जिससे उनका पालन पोषण हो सके, उतनी ही खेती करते थे, बजाय बेचने के लिए नहीं करते। और ये मुख्यतः कहाँ होती है? तो ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जैसे कि आपका मध्य अमेरिका देख सकते हैं आप, जहाँ पनामा नहर है, या वह क्षेत्र आपका जो आर्टाइजिवा क्षेत्र आपका, वो देख सकते हैं आप। अपने यदि एशिया में कहा तो तिब्बत का क्षेत्र है, या अपने पूर्वी उत्तरी भाग जो सेवन सिस्टर कहलाती हैं, जैसे कि असम आपका, नागालैंड आपका, मणिपुर आपका, अरुणाचल प्रदेश, ये आपने त्रिपुरा, मेघालय, तो ये इन जगह अपने यहाँ पर कृषि होती है। इनको अपने भारत में स्थानांतरित कृषि, झूमी कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका हो गया होगा। नेक्स्ट देखें, विश्व का सबसे व्यस्ततम व्यापारिक समुद्री मार्ग है। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। जब आपको मैप में समझा देते हैं कहां पर है सबसे व्यस्ततम। ये दिख रहा होगा आपको, तो और जूम कर देते हैं, क्या दिख रहा है? तो देखो आपका नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है यहाँ पर,
साउथ अमेरिका को जोड़ती है, अफ्रीका, ये दिख रहा है आपको, ये जोड़ दिया यहाँ पे, यहाँ से मान लो आप अफ्रीका है, अफ्रीका देखो यहाँ पे यूरोप, यूरोप से क्या जुड़ रहा है एशिया, तो ये सबसे बड़ा व्यापार होता है, यहाँ से देख सकते हैं आप। तो सभी महाद्वीप दिखा आपको जुड़ते आ रहे हैं अटलांटिक ओशियन से, तो सबसे व्यस्ततम है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर। देखें इसकी स्क्रीनशॉट लें, मोस्ट है ये। देख लिया स्क्रीनशॉट ली। इस मार्ग को बिग ट्रेंट रोड भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, नाम रखना इसको। और आपके मैं भरने के लिए आ सकते हैं, तो इसी में अपन कवर भी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या पूरा नाम, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो कौन सा है, एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। ये जो क्वेश्चन आते हैं आपके पेपरों में, यदि महासागर की बात की जाए तो 5 महासागर हैं और 7 क्या है आपके महाद्वीप। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, 7 क्या आपके महाद्वीप है। 7वां अंटार्कटिका है महाद्वीप, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, दूसरा साउथ अमेरिका, तीसरा यूरोप, चौथा अफ्रीका, 5वां एशिया, 6वां ऑस्ट्रेलिया और 7वां का अंटार्कटिका। यदि महासागर की बात किया तो 5 महासागर हैं, 5 आपके महासागर। क्या लिखना, ट्रिक से कर सकते हो। पहला प्रशांत महासागर दिख रहा होगा, पैसिफिक ओशियन। दूसरा ए से अटलांटिक महासागर, आई से इंडियन ओशियन, एस से साउथ ओशियन दिख रहा है आपको, और ए से आर्कटिक ओशियन। ए से क्या आपका आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन ये है ऊपर है आपका आर्कटिक ओशियन। ये क्रम से है, सबसे बड़ा है आपका प्रशांत महासागर को पैसिफिक ओशियन कहते हैं, और सबसे छोटा आपका कौन सा है, आर्कटिक ओशियन। ठीक है, ये इंडियन ओशियन दिख रहा होगा आपको, ये साउथ ओशियन दिख रहा होगा, ये आर्कटिक ओशियन लिखाने में लिख देते हैं। ये पैसिफिक ओशियन लिख रहा होगा, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेकंड का टाइम है, देखिए अपने अपने आंसर बताएं। बढ़िया क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी, तो कितनी थी, 1.64%। यदि आपसे पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 121 करोड़ लगभग। ठीक है, 74% साक्षरता दर थी, और 940 आपकी निन्यानवे। याद रखना क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। इसकी सुन ले लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनगणना भारत 2011 भारत की नगरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत है, बताएं आंसर जल्दी। जनगणना भारत 2011 भारत में नगरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत है। तो आपको यदि अगर ऐसे क्वेश्चन आए और आपको हम सही में नहीं आ रहे हैं कि हमें सही गलत लगाना, तो लगभग लगभग आपको पता होना चाहिए कि 70% या 68% आपने सुनी होगी ग्रामीण है। 68 से 70% क्या है, 2011 के ग्रामीण का स्तर है। और ये बताइए, यदि आपको कंटेस्ट याद नहीं है तो बनाएंगे कैसे आप, और ये सब छोड़ के कुछ नहीं आना है। तो ये
नगरीकरण का पूछा, नगरीकरण कम है तो इसका क्या होगा 31.16%। 31.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, उत्तर भारत के राज्यों में रबी फसल के रूप में कौन सी फसल उगाई बोई जाती है? उत्तर भारत के राज्यों में। आंसर बताया, 5 सेकंड का टाइम है। देख लिया आप लोगों ने, उत्तर भारत के राज्य रबी फसल के रूप में कौन सी फसल बोई जाती है? तो आंसर क्या है इसका? सरसों। तो पहले तो ये पता होना चाहिए रबी की फसल होती क्या है। रबी की फसल होती क्या है? तो रबी की फसल का मतलब है जो शीत ऋतु में बोई जाती है। और ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती है। तो ये फसल क्या एग्जाम्पल क्या है? तो गेहूं, जो, चना, मटर, ये दूसरी फसल पढ़ लेना। रबी के बाद खरीफ की फसल भी आ सकती है, मोस्ट है। रबी क्या है तो खरीफ की फसल आएगी। ये क्या होती है? गर्मी के मौसम में बोई जाती है और शीत ऋतु के मौसम में काटी जाती है। और तीसरी होती है जायद की फसल। जायद की फसल क्या होती है? तो रबी और खरीफ फसल के बीच में बोई जाती है। ठीक है, जो कौन सी होती है? जायद की फसल होती है। ककड़ी हो गया आपका, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, तरबूज याद करना मोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा और उसका हमें आंसर बता जल्दी से। 5 सेकंड का टाइम है सभी को। पढ़ दिया? क्वेश्चन क्या था? आमूलवादी विचारधारा में निधनता के कारण, किसी कारण निधनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए सिद्धांत का इस्तेमाल किया। तो किसने किया था? सिद्धांत का इस्तेमाल किसने किया? निधनता क्या होती है? निधनता देखी कैसे जाती है? निधनता का संबंध होता है जनसंख्या से। वहां के देश के कोई देश है उसकी जनसंख्या के साथ निकालते हैं। दूसरे उसकी साक्षरता देखी जाती है और प्रति व्यक्ति आय देख सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उसके परिवार को देखते हैं। लाइक मान के चलें कोई परिवार है, उनके उसके घर में 2 बच्चे हैं और पति पत्नी है, और उसकी आय है लगभग मान के चलो 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये। और यदि एक परिवार है उसके घर में मान लो 12-15 बच्चे हैं और उसकी प्रति व्यक्ति आय है 40,000 रुपये या 50,000 रुपये, तो किसकी अच्छी मानी जाएगी? किसी घर में 4 बच्चे हैं। और ये सिद्धांत किसने दिया था? तो मार्क्स ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा है, आंसर बता जल्दी से। देख लिया? दक्षिणी अमेरिका में निर्माण 2 प्रदेशों में सना है जिसके नाम है अर्जेंटीना के पंपास। अर्जेंटीना का नाम सुना होगा। दक्षिण अमेरिका का है देश का नाम है अर्जेंटीना पंपास के ब्राजील के कॉफी के उत्पादक क्षेत्र, कॉफी उत्पादक क्षेत्र स्थान से दिखा देते हैं कहां पर है, तो आपको यदि मैप में आया तो आप कर सको।
इसमें देख सकते हैं, जैसे एक मैप और था उसमें सभी बता रहे थे मैंने जी। ये देख सकते हैं आप, ये अर्जेंटीना दिख रहा है आपको, यहाँ पंपास के रास्ते में जाना वो दिख रहा है। ठीक है, याद रखना कि मैं भरने के लिए भी आ सकता है आपका वर्ल्ड मैप में कि अर्जेंटीना कहाँ है, ब्राजील कहाँ है, तो ये आ सकते हैं आपके। तो ये अच्छी तरह से पढ़ना, ये वर्ल्ड मैप है, पढ़ के जाना ये अच्छी तरह से, पेपर में बहुत आता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर कि आप ऑफलाइन कोचिंग में सब पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाते हैं सर, तो ये देख सकते हैं आप, इसमें एक ही चीज मैप भरना तक सिखाया जाता है बच्चों को कि कैसे भरा जाता है। ये नोट्स है, देख सकते हैं आप, हर चीज पढ़ाई जाती है। आप कौन सा मैप कहाँ कैसे भरवाए जाते हैं, तो ये मैप है, आपको एक एक देश के नाम बताए जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, अफ्रीका है, देखें आप मैप देख सकते हैं आप, सभी मैप कंप्लीट भरवाए जाते हैं। जो आपके 7 महाद्वीप है तो 6 महाद्वीप थोड़े डीप में पढ़ने पड़ते हैं। एशिया, नदियाँ हुई आपकी, पहाड़ है, पर्वत हुए आपके, घास के मैदान हुए आपके, कौन सा सघन क्षेत्र है, कौन सा विरल क्षेत्र है, एक एक्स वाई जेड हर चीज कंप्लीट पढ़ाई जाती है। ज्योग्राफी क्लास में आपको ऐसा नहीं है कि रटवाया जाए, मैप के थ्रू पढ़ाया जाता है कि बच्चों को स्वयं में आने लगे। तो इसका आंसर हो गया नेक्स्ट क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घन भारत में सबसे अधिक था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहे हैं, किसके अनुसार 2011, तो किसका था, केंद्र शासित प्रदेश का, दिल्ली का। आप कहोगे सर केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, कितने हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश हम आपको एक बार मैप से समझा देते हैं आपको। जी, यहाँ से क्वेश्चन एक आएगा, गारंटी से आएगा एक क्वेश्चन, यहाँ से आपका ये समझो, जितना हम पढ़ा रहा है गारंटी से 1-2 क्वेश्चन आना ही आना है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में, तो याद रखना भारत में केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज, कितनी है, 8 है केंद्र शासित प्रदेश। और यदि आपसे पूछा स्टेट्स कितने हैं, तो 20 है। ये याद रखना, ठीक है। और कौन कौन सी है, ये लद्दाख है, इसकी कैपिटल है, दिख रहा होगा। जम्मू कश्मीर है, इसकी कैपिटल श्रीनगर है, ठीक है। अब ये मत कहना सर विंटर में तो इसकी जम्मू हो जाती है और समर में इसकी श्रीनगर हो जाती है। तो ये डीप है, आपका जो ऑफलाइन क्लास आई है हर चीज़ एक चीज़ समझा जाएगी, किस राज्य की 2-2 कैपिटल कब होती है, कौन 6 महीने 3 महीने के लिए होती है। अभी आपको कर पेपर देना है तो उतना ही पढ़ा पाएंगे, तो 30 मिनट की लेक्चर में हम आपको डीप में तो नहीं समझा सकते हैं, तो आप समझते चलें जितना हम पढ़ाते चलें। तो 2 का केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा क्या है, दिल्ली, दिल्ली की न्यू दिल्ली है। तो ये आपके कितने होगा, 3 होगा। चौथा क्या है आपका, तो चौथा चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है, कितने होगा आपके, 4 होगा। पांचवा है दादर नागर हवेली एंड दमन दीव, दिख रहा होगा ये, इसकी कैपिटल दमन ही है या सिलवासा कह देते हैं, तो ये दिख रहा है, ये कैपिटल इसकी, कितनों का 5 होगा। छठवा क्या आपका लक्षद्वीप है, इसकी कब रहती है। ये विवाद भी देखने को मिला था नरेंद्र मोदी जी, आपको पता हो, अभी 1 साल पहले की बात है। ये लक्षद्वीप एक छोटा सा देश है, सॉरी महाद्वीप छोटा देश है, उसको लेके विवाद हो चुका था, तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ चले गए थे, तो बहुत वायरल भी हुआ था ये वीडियो नरेंद्र मोदी जी का। तो ये कितने का आपके 6 हो गए हैं। 7वां का क्या, पुदुचेरी है, इसकी कैपिटल पुदुचेरी है 7। और 8वां क्या आपका अंडमान एंड निकोबार। क्या रखना, अंडमान ऊपर है और निकोबार कहाँ नीचे, इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। कैपिटल क्या है इसकी, पोर्ट। अंडमान और निकोबार दोनों को मिला के अंडमान एंड निकोबार, कैपिटल इसकी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, देख सकते हैं, नाम लिखवा दिए मैं सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके, सर स्टेट्स के नाम और बता दीजिए, मैं स्टेट को पढ़ूंगा। तो स्टेट आप पढ़ते रहिए, जल्दी पढ़ना। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है आपकी शिमला, एक है पंजाब की चंडीगढ़ है, और हरियाणा की भी क्या है, चंडीगढ़ है, ठीक है। आपकी उत्तराखंड की क्या है, देहरादून है। उत्तर प्रदेश की क्या आपकी लखनऊ है। यहाँ पे आपकी राजस्थान की है, जयपुर है। गुजरात की आपकी गांधीनगर। मध्य प्रदेश की भोपाल। और पटना कहाँ है, तो ये पटना है बिहार में। झारखंड की क्या, रांची। छत्तीसगढ़ की रायपुर। महाराष्ट्र की मुंबई। गोवा। सबसे छोटा यदि राज्य है, पूछा जाएगा आपसे, सबसे छोटा स्टेट कौन सा है,
तो सबसे छोटा यदि स्टेट आया है तो क्या है, गोवा है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा स्टेट है, ये आएगा पेपर में 4 से आने के। यदि सबसे बड़ा आया है तो सबसे बड़ा कौन सा है आपको उनके साथ, सबसे बड़ा बताया नहीं है, तो सबसे बड़ा है राजस्थान, ये सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है। यदि जनसंख्या में आया सबसे बड़ा जनसंख्या में कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ, उत्तर प्रदेश। आगे यदि क्वेश्चन ये आया कि सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ है, डेंसिटी कहाँ है, डेंसिटी की क्षेत्र से ज्यादा जनसंख्या किसकी है, तो बिहार की है सबसे ज्यादा जनसंख्या, याद रखना। अब क्या महाराष्ट्र की क्या मुंबई हो गई थी, तेलंगाना की हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की अमरावती, पहले एक ही थी कि हैदराबाद, लेकिन अब अलग हो चुकी है, ये दिख रहा है सर यहाँ पर हो गया, दिख नहीं रहा होगा सर। कर्नाटक की बेंगलुरु है, केरल की क्या है, तिरुवनंतपुरम, दिख रहा है तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की क्या है, चेन्नई है आपकी, ये है चेन्नई, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। उड़ीसा की भुवनेश्वर है, और यहाँ तो हुआ तुमने। वेस्ट बंगाल की आपकी कोलकाता है, बिहार की पटना हो चुकी है आपकी, उत्तराखंड की देहरादून हो चुकी है। अब इन पे इनको सेवन सिस्टर कहते हैं, यहाँ तक सिक्किम की गंगटोक है। अब इसके बाद ये क्या आएगी, अब क्या सेवन सिस्टर, तो ये याद रखना, वेस्ट बंगाल की कोलकाता हो गई है। मेघालय क्या शिलोंग, एक जो भी सेवन सिस्टर। अरुणाचल प्रदेश की ईटन है, क्वेश्चन आ जाता है कि सेवन सिस्टर किसे कहते हैं, तो मेघालय की शिलोंग एक, याद रखते चलना। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर 2, नागालैंड की कोहिमा 3, मणिपुर की इम्फाल 4, मिजोरम की आइजॉल 5, और आपकी त्रिपुरा की अगरतला 6, और असम की हो गई है दिसपुर ये 2, 1 2 3 4 5 6 और 7। याद रखना, बहुत मोस्ट है क्वेश्चन, यहाँ से बनेंगे आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, भारत के पड़ोसी देश भी देख लो, यदि कर रहा है तो खत्म ही कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत के कोई 3 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो एक पड़ोसी देश आपको दिख रहा होगा, पश्चिम में पाकिस्तान है, फिर चाइना है आपका, फिर पर ये कब्जा करे हुए हैं पूरब में, या पूरब उत्तर कह सकते हैं, नेपाल है, 3 हो गए, भूटान है, 4 हो गए आपके, म्यांमार, बर्मा भी कहते हैं इसको, 5 पहले बर्मा कहते थे, लेकिन अब इसका नाम म्यांमार हो चुका है। 1935 में अंग्रेजों ने इसको भारत से अलग कर दिया था, 1935 में। तो 5 होगा, पहले भारत के साथ। नेक्स्ट आपका बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश दिख रहा होगा ये आपका, इसकी कैपिटल क्या है, ढाका है, ये दिख रहा है। अच्छा, समुद्री मार्ग में देखा है तो श्रीलंका है, समुद्री मार्ग में देखा है तो क्या आपका श्रीलंका है। यहाँ पे आपका अफगानिस्तान है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाते हैं कई पेपरों के लिए मोस्ट है कि ये आपका भारत के पश्चिम में कौन सा आ गया, तो अरबियन सी है, और यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और नीचे क्या आपका हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है इंडियन ओशियन। तो ये मैं पिछला पढ़ गया, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेंगे आपके। और भारत और श्रीलंका भारत के बीच कौन सी संधि है, तो पाक जन संधि है। वैसे तो बहुत सी चीजें हैं, चैनल खोल लेते हैं, देखिए इतना बहुत है, पढ़ लो अभी आप, जब ऑफलाइन क्लास आना तो बहुत डीप में बता देंगे, यहाँ से आपका बहुत कुछ फंसेगा, ये कम नहीं है आपके लिए। लेकिन जब आप डीप में पढ़ेंगे तो पाठा पर्वत सब कुछ पढ़ाया था, क्यों है ये, यहाँ पे हिमालय पर्वत बना लो, रीजन क्या है करने का, तो बहुत डीप में पढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बताएं भारत में नहरों का अभ्युदय कहाँ से हुआ था, जल्दी आंसर बताएं इसका। बढ़िया क्वेश्चन। भारत में नहरों का अभ्युदय किस फिल्म में किस काल से हुआ था, तो प्रागैतिहासिक था। पढ़ा होगा आप लोग हिस्ट्री में। अब ये होते क्या है, तो ये पढ़ते हैं पहले जैसे जी हाँ, प्रागैतिहासिक काल बेकार होती है, यहाँ पर इंसान पत्थरों का यूज करता था शिकार करने के लिए। इनको 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, देख सकते हैं आप। तो अपनी हिस्ट्री पढ़ देंगे तो हिस्ट्री का टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ी जाती है कि कब हुआ, इंसान का जन्म कैसे हुआ, अपन कौन की मान वंशज है, ये कह सकते हैं अपन
किसके द्वारा, कौन से कपि द्वारा लिखे गए हैं? जैसे कि आप होमो सेपियंस पढ़ेंगे बायोलॉजी में, होमो सेपियंस, तो अपने पेंसिल होमो सेपियंस को कहा जाता है बायोलॉजी में। अपन जो पढ़ते हैं तो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें किसका यूज होता था? पत्थरों का यूज किया जाता था। तो इसमें क्या होता था? प्रागैतिहासिक काल में इंसान पत्थरों का यूज करता था, लेकिन लिखने की कला से परिचित नहीं था, गुफा में रहता था, लिखने की कला नहीं जानता था वो, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल था। आगे चलते हैं। आंसर लिख दिया मैं। नेक्स्ट देखो, राज देश का आधे से अधिक ज्वार उत्पादित करता है। आंसर बताइए दीजिए, 5 सेकंड का टाइम है। पढ़िए आंसर क्या है? राज्य देश का आधे से अधिक ज्वार उत्पादित करता है, कौन सा राज्य है उसके? तो ये है महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल में बताई थी मुंबई है। आप भी अधिक ज्वार, आधे से अधिक क्यों करता है? कोई भी कहीं पर कोई फसल ज्यादा होती है, डिपेंड करता है वहाँ की मिट्टी और जलवायु। वहाँ का जलवायु अनुकूल है ज्वार के लिए, और मिट्टी भी अच्छी है वहाँ की, ठीक है, इस फसल के लिए। तो हर कोई ऐसा, मूंगफली है, मूंगफली के लिए कौन सा है? तो गुजरात। तो यूपी, देखो यूपी किसके लिए है? गेहूं के लिए। तो कहीं पर जहाँ पर अनुकूल जलवायु होगा और मिट्टी उसी के अनुकूल होगी, तो वहाँ पर फसल ज्यादा होती है। इसका आंसर क्या है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर पंजाब में खैस्ता बांध से निकलती है। इसका आंसर होता है, पता होगा वैसे, नदी के लिए। कौन के संगम से? सतलज व्यास। व्यास नदियों के संगम से इंदिरा गांधी नहर परियोजना। किस किस को फायदा मिल रहा है? कौन से राज्यों को फायदा मिलता है? तो पंजाब और राजस्थान राज्य को फायदा मिल रहा है। दो राज्यों को फायदा मिल रहा है। मोस्ट है, देखें यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कितनी सिंचाई होती है? 19.63 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 77 है, बताएं। 5 सेकंड का टाइम है, तो कर पड़ा इसके आंसर बताइए। पढ़ दिया। जन आंकिकीय संतुलन सिद्धांत के पहले चरण में प्रजननशीलता और मध्यता दोनों में काफी गिरावट आती है। गिरावट मतलब होता कमी आती है, तो असत है। क्या है? इन्हें पहले चरण में तो पहले चरण में दोनों बढ़ती है। इसका आंसर क्या है? असत। नेक्स्ट क्या होगा इसका बताएं। मर्यादे हैं क्या? वो दिखे साफ क्लियर। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि प्रति एकड़ उपज कम होती है। प्रति एक क्वेश्चन समझो, विस्तृत वाणिज्य, विस्तृत बड़े क्षेत्रों में वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति एकड़ उपज कम होती है। हाँ कम होती है, लेकिन ये आंसर क्या इसका सही है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? तो विस्तृत वाणिज्य अनाज क्षेत्र होते हैं, बड़े बड़े मैदान होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े मैदान। तो इसमें क्या इंसान कटाई से लेकर बुनाई तक मशीनों का यूज करता है। हजर किसका यूज होता है? मशीनों का। तो इसमें प्रति एकड़ उपज तो कम होती है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है। तो आंसर क्या था? प्रति एकड़ उपज हुई, इसका आंसर सत्य। नेक्स्ट क्या? राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? सत्य है। अब आपको राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड क्या थोड़ा समझा दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये है नदी दिख रही होगी आपको, और आज भी देख लेना। ये स्विट्जरलैंड जो नहीं, यही क्वेश्चन आया है, यानी इसे घुमा के आया स्विट्जरलैंड और कौन से निकले देख लो। स्ट्रासबर्ग हो गया आपका, ठीक है, और ये आपका नीदरलैंड हो गया। अब कौन सा जर्मनी था? ये जर्मनी
विकलांग से आपका क्या कोई सा भी आ सकता है क्वेश्चन, तो रखना नहीं है आपको, क्या समझना है चीजें। जब भी ज्योग्राफी पढ़ो तो मैप है, मैप में लिख के करो, हमेशा काम आएगा। किताब से रट लिए भूल गए, सबसे पहले क्या करना है, मैप देखो, ऑक्सफोर्ड की बुक लिया, अपने हाथ से लिखो, सबसे बेस्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये है, अपने हाथ से जो भी लिख रहा है अपने हाथ से लिखो, अपने हाथ से मैप लिखो। इस तरह करोगे कभी नहीं भूलेगा। पढ़ने का ये तरीका होता है। ज्योग्राफी सिर्फ ऐसे ही पढ़ी जा सकती है, पढ़ी नहीं जाती है ज्योग्राफी। इस तरह आप 197 कंट्रियां भी याद हो जाएंगी आपको, कैपिटल, हर चीज सीख जाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अनाज उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का विश्व प्रथम नहीं है, जैसा प्रथम चाइना है। ठीक है, ठीक है। तो से पूछा जाए धान का कटोरा किसे कहा जाता है, पेरी घास का मैदान क्या, सॉरी इस तरह की घास का मैदान कहलाता है जो आपका रूस और यूक्रेन, देखा होगा अभी रिपोर्ट भी चल रही है यूक्रेन और रूस के बीच में, तो उनके बीच में है इस तरह की घास का मैदान। वहाँ गेहूँ और ज़्यादा होता है, लेकिन ने कहा सबसे ज़्यादा ही बात की है तो कहा है चीन में होता है। तो वहाँ क्या है, बड़े बड़े घास के मैदान है, वहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में भी जाता है यदि घास के मैदान की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबर आइस के पिघलने के लिए यह भी एक उत्पादन महत्वपूर्ण कच्चा माल। अच्छा टाइम देना था, देखिए आप 5 सेकंड और बताएं। कर दिया। रोहे आइस के पिघलने के लिए मैंने महत्वपूर्ण कच्चा माल है, तो उसका आंसर सत्य है। तो ये क्या कहता है, रोहे को स्टीरियो बता देता है। चेन्नई पत्तन पूर्वी तट पर स्थित सबसे पुराने पत्तनों में से एक है, तो इसका आंसर क्या है, इसके सबसे पुराने पत्तनों में से एक है, इसका आंसर है सत्य। आप कहोगे सर चेन्नई दिखा तो दो सर, पूरी तट पश्चिमी तट ये होते क्या है, पेपर में आया तो क्या करेंगे सर, हम दिखा देते हैं आपको। ये है आपका नीचे का दिख रहा होगा ऐसा हिस्सा, तो ये क्या रहता है आपका पूर्वी तट, इस साइड होगा पूर्वी तट, दिख रहा है ये पूर्वी तट है, और ये क्या था पश्चिमी तट। तुमने कहा था चेन्नई पूर्वी तट है, सबसे बड़ा है, हाँ तो सबसे बड़ा है चेन्नई। दिख गया चेन्नई, डाउट तो नहीं है, समझ में आ रही है क्लास, जूम कर दे, देखें दिख गया, तुम्हें आगे नेक्स्ट देखें, ये हो गया आपके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा है, 5 सेकंड टाइम है, आंसर बताएं दीदी, बताएं दीदी आंसर क्या होंगे इसके। पढ़ लिए। सवादी मूंगफली उत्पादित राज्य कौन सा है, सवादी मूंगफली, तो कह रहा है गुजरात। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना गुजरात, तो और भी बन सकते, गुजरात में सबसे ज्यादा क्या क्या होता है, तो ट्रैक करना है नमक, तो सबसे गुजरात में नमक होता है, तो मूंगफली भी होती है, और मूंगफली तो नहीं ऑप्शन में, हाँ मूंगफली तो थी, ये क्या तो करना कपास, ठीक है। 3 यहाँ पर काली मिट्टी के लिए बहुत, यदि आपको क्वेश्चन पूछा है काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयोगी फसल कौन सी होती है, तो कपास होती है काली मिट्टी के लिए। नेक्स्ट है द्रविड़ भाषा परिवार है, कौन सा है, तमिलनाडु कर्नाटक। अब अगर भाषा परिवार पूछा तो ये था, यदि भाषा पूछ ले तो ये लिख देते आप, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये भाषा, ठीक है। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि, जनसंख्या विस्फोट एकदम बड़ी, तो ये कब बड़ी थी, 1951 से 1981, आंसर क्या है 1951 से 1981 इसका आंसर है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट, ये सैटेलाइट का नाम है, तो ये 1979 में। प्राथमिक क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रियाकलाप क्या कहलाते हैं, जो कच्चे माल होते हैं उनको प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं।
जैसे कि और भी एग्जांपल देते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। कृषि तो है ही, कच्चा माल, मत्स्य पालन कह सकते हैं आप, मधुमक्खी पालन कह सकते हैं, उदाहरण में आएंगे। और क्या होंगे आपके, दूध डेयरी कह सकते हैं, मजदूर, खदानों में काम करने वाले मजदूर हो जाएंगे, खदान काम करने वाले मजदूर, बागवानी कह सकते हैं, ये जो भी कच्चा माल लिखे। अब द्वितीय क्रियाकलाप क्या होते हैं, जो कच्चे माल को बनाना, द्वितीय जैसे उद्योग आ जाएंगे आपकी, जो द्वितीय बिस्किट आ जाएंगे, जैसे मान लो बिस्किट की फैक्ट्री है आपकी, ये सेकेंडरी में आ जाएंगे आपके। और यदि तीसरा तृतीय क्या होता है, तृतीय होते हैं सेवा क्षेत्र में। तृतीय किसमें आते हैं, सेवा क्षेत्र, जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, शिक्षक हो गया, टेलीकॉम कंपनियां हो गई, ये तृतीय क्षेत्र में आएंगे। यदि क्वेश्चन बने कि भारत में सबसे ज्यादा रोजगार कौन सा क्रियाकलाप देता है, तो सबसे ज्यादा क्रियाकलाप रोजगार देता है प्राथमिक, कौन देता है, प्राथमिक। जैसे कि आपको पता हो अपने देश में ज्यादा कौन है, मजदूर है, किसान है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप से ज्यादा दे। और यदि क्वेश्चन बने कि भारत से ज्यादा जीडीपी में किसका योगदान है, तो तृतीय क्षेत्र, कौन सा है, तृतीय, याद रखना। ये दो क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। यहाँ पर कोई डाउट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। यदि इसके साथ चले आगे नेक्स्ट है, अच्छा ये वन वर्ड से क्वेश्चन पढ़ा जैसे, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, आंसर बताएं दीदी। किसने किया था मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन, तो डॉक्टर महबूब उल हक, इसका आंसर होगा। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, यहां तो क्वेश्चन बनेगा। सेकंड क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, सिंगापुर और होनोलुलु किस प्रकार के पत्तनों के उदाहरण हैं, तो ये कौन से हैं आपके पतन के उदाहरण है, विश्राम, मान के चलो ये विश्राम पतन कहलाते हैं। और आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर विश्राम होते क्या है पतन, आपके मन में क्वेश्चन आएगा सिंगापुर या होनोलुलु है किस प्रकार के पतन है, हमने क्या कहा, विश्राम पतन है, विश्राम पतन कहते हैं इनको। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये होते क्या है, ये होते क्या है, इन्हीं का नाम पूछ सकता है, मार्ग पतन भी कहते हैं। अब ये होते क्या है, तो ये विश्राम पतन और मार्ग पतन ऐसे पतनों को कहा जाता है जहां पर कोई मान के चलो बंदरगाह है, ऐसा बंदरगाह जहां पर हमें ईंधन बनना है या हमें खाना पीना या पानी की व्यवस्था करना है, तो ऐसे पतन बनाए जाते हैं जो उनको ये सुविधा प्रदान करते हैं। ऐसे इसको आपके सिंगापुर और होनोलुलु है जो विश्राम पतन और मान पतन है, जो क्या करते हैं सुविधा देते हैं कि आप खाना खा सकते हो, पानी पी सकते हैं, ईंधन भर सकते हैं अपने जहाजों में, पानी के जहाजों में, इस तरह के पतन बनाए गए उदाहरण है। भारत में गेहूं के 2 शीर्ष उत्पादक राज्यों के नाम बताइए, तो 2 शीर्ष गेहूं के लिए कौन कौन से आपको पता है, यूपी है फेमस और एमपी फेमस है, 2 पूछे थे तो 2 से और भी है, पंजाब कर सकते थे, हरियाणा कर सकते थे, लेकिन 2 पूछे हैं तो 2 बता दिए हमने। भारत में गेहूं के 2 शीर्ष उत्पादक राज्य, पहले तो यूपी। भारत की जनसंख्या किस प्रावस्था में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी, 5 सेकंड का टाइम है, बताएं इसका आंसर।
सबसे कम कब हुई है, यानी बड़ी नहीं है भाई, क्या हुई, घटी है। उसकी डेट हमें बतानी है, बताएं क्या थी। तो क्या है इसका आंसर, भारतीय जनसंख्या किस प्रावस्था वृद्धि दर चल रही थी, तो 1901 से 1921। होने के रीजन के कई थे, कम होने के लिए कह रहा था क्रैकिंग। इसमें कहा जाता है लगभग 64 लाख लोग मारे गए थे, जैसा डाटा बताया जाता है। दूसरा था इन्फ्लुएंजा, के द्वारा दुनिया में 1.64 करोड़ लोग मारे गए थे। उसी टाइम क्या है कि बंगाल में अकाल भी आ चुका था। क्रैक की बीमारी जानते हो आप क्या होती है, क्रैक बीमारी भय होती है, चूहे के द्वारा फैलती है, और चूहे ने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया था इस बीमारी से। भारत में भी कई लोग मारे गए थे। 1920-21 की घटना है, कई लोग लाखों करोड़ों की संख्या में मारे गए थे। क्या चूहे क्या होते हैं, चूहे से बहुत जल्दी फैली थी। चूहे में क्या होते हैं, ये बीमारी फैलती, जो क्रैक बीमारी है ये बालों में फैलती थी, और चूहे के बाल इंसान जैसे होते हैं तो उनके बाल के द्वारा, और चूहे आपको पता है हर जगह मिल जाएंगे, घरों में, स्टेशनों पर, बाजारों में, दुकानों में, हर जगह मिलते हैं। तो बहुत खतरनाक बीमारी फैलती थी क्रैक के द्वारा बीमारी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। हमें नेशनल वाटर भी पढ़ाया है आपको, वेरी मोस्ट है, कहीं से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो आपका पहला तो क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, बता। 5 सेकंड का टाइम है। तो भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका आंसर क्या है, इलाहाबाद से हल्दिया। जगह पूछिए ना, इससे इलाहाबाद से अगर पूछा जाए कि किस नदी पे, तो मेन तो गंगा है, वैसे और नदी के लिख सकते थे यहाँ, जगह देखें, गंगा, भागीरथी और हुगली नदी, जो आपको कोलकाता साइड में देखिए नदियों में बना हुआ है। मेन आपकी गंगा है, मेन कौन सी आपकी गंगा है, ठीक है। तो ये नेशनल वाटर वे 1 है, इलाहाबाद से हल्दिया। अगर टोटल इसकी लंबाई पूछ ले तो 1620 किलोमीटर है। ठीक, दूसरा पूछ सकते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग दूसरे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कौन सी नदी पे है, तो पता होना चाहिए आपको, कौन सी नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो ये क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। ये असम में है आपका, असम का क्षेत्र वहाँ है, नोट कर लेना। हो गया। ये क्वेश्चन हो ही जाएंगे आपके, स्क्रीनशॉट लेते चलना। हम क्वेश्चन सबको बच्चों को पढ़ा चुके हैं, डीप में वो भी अच्छी तरह से, काफी अच्छे के अंदर जाने के अभी बताइए मैंने। गहन निर्भर कृषि के लिए की जाती है, जनसंख्या संगठन, ये क्वेश्चन पढ़ लेना। यदि आपको डीप में समझना है तो ऑफलाइन कोचिंग आए, हमने आपको एड्रेस बता दिया है, सब बता चुके हैं। 2 कोचिंग है, आप तिगरिया पे आ सकते हो कोचिंग पढ़ने के लिए। एक हमारे सर रहेंगे अंकुश सर, और एक हम हैं, और हमारी टीम भी है कुछ, तो हम सब मिलकर पढ़ाएंगे आप सबको। और दूसरी कोचिंग अभी हरदौल मोहल्ला में है, तो वहाँ भी आप पढ़ने आ सकते हैं। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, थोड़े हटे जाते हैं तो आपको दिखाई दे अच्छी तरह से, एक साइड हो जाते हैं। ये क्वेश्चन है आपके। अच्छा, जो मैप भी है तो आपको मैप हम दिखवा देते हैं, यहाँ से मैप समझा देते हैं। मध्य अमेरिका के आधिकारिक निर्वाह कृषि क्षेत्र, न्यूयॉर्क के केप टाउन समुद्री मार्ग, तो ये आपका मैप आ गया ऐसे। तो मैप आपको भरना कैसे है तो वो देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। यदि मैप पर बचे हैं, तो मैप आएगा आपका इस तरह आएगा। जी है, हमारा पहले लिखा है जी है। तो यहाँ पे आएगा आपको मध्य एशिया का है, मध्य अमेरिका का, ये वाला निर्वाह कृषि क्षेत्र है। अभी ने बताया अमेरिका पता होना चाहिए, निर्वाह कृषि क्षेत्र। यहाँ पर पनामा नहर है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ती है, जो आर्टिमिल है यहाँ, जो वेस्ट इंडीज है। यहाँ वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, याद रखना, कई आइलैंडों से मिलकर बना हुआ है। वेस्ट इंडीज एक आइलैंड टाइप का है,
जिसको कंट्रोल नॉर्थ अमेरिका ही करता है, यूएसए करता है, सॉरी यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका करता है। इसको याद रखना। यहाँ मैक्सिको सिटी है, तो ये निर्वाह कृषि क्षेत्र हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पहला के कारण से ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था अपना, दूसरा क्वेश्चन न्यूयॉर्क से केपटाउन समुद्री मार्ग, न्यूयॉर्क से केपटाउन समुद्री मार्ग पूछा है। तो न्यूयॉर्क क्या है, न्यूयॉर्क है, केपटाउन ये है साउथ, ये यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका नीचे का पॉइंट है केपटाउन, ये क्या आपका न्यूयॉर्क। और ये क्या आपका केपटाउन। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पनामा नहर। तो पनामा नहर आपको दिख ही रहा होगा, और है कैसे ऊपर और भी दीवार नहीं, हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया का वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र, और चौथा है आपका अलास्का। तो दोनों देख लेते हैं समझ। ये है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, अनाज वाणिज्य क्षेत्र दिख रहा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया है, देश भी है, महाद्वीप है, ये न्यूजीलैंड है। तो ऑस्ट्रेलिया का ये है अलास्का, अलास्का आपका क्या है, तो अलास्का आपका जी है। फिर अलास्का क्या था, अलास्का रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन क्या है रूस ने उसको बेच दिया और अमेरिका ने ले लिया। अब आपने रूस ने कैसे बेच दिया जी, आप देख रहे हैं स्तर दिख रहा है, पृथ्वी क्या स्तर नहीं है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी कैसे गोल है। तो आप इसमें ना देखिए, यदि मैं टाइम मिलेगा तो ग्रुप लेके आएंगे उसमें समझा देंगे। अभी ये देख लो, ये अलास्का किससे लिया था, रूस से लिया था, नॉर्थ अमेरिका। तो ये किसके कब्जे में है, किसका हिस्सा है, तो यूएसए का या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हिस्से में आता है अलास्का। इतना याद रखना। ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, ये वाला हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका, अफ्रीका में, नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन था ये खत्म करते हैं, टाइम हो जाएगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, ये नहीं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये आपके क्वेश्चन आपको पता है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, आपको नहीं करना है, जो दृष्टिबाधित है उनको दिखाई नहीं देता है उनके लिए है। तो ट्रांस साइबेरियन रोड कहाँ है आपकी, ये क्वेश्चन आएगा, तो ये है आपकी ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन ठीक है, ये मैप हो गया आपका। नेक्स्ट अथवा का एक क्वेश्चन बचा है, 5 मिनट और 5 मिनट में क्लास ऑफ हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्या है, मॉन्टियर। मॉन्टियर क्या है, कनाडा के शहर का नाम है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि क्षेत्र, पनामा नहर, कैडबरी घास का मैदान, और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। ये क्वेश्चन आपके, तो मॉन्टियर ये आपको लिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके, ये मॉन्टियर हो जाएगा आपका, कनाडा का एक शहर का नाम है, ठीक है। ये आपका क्या है, अफ्रीका सबसे घना नाइजीरिया है, ये पनामा नहर है, और ये बताई थी हमने, ये मॉन्टियर है, कनाडा का शहर का नाम याद रखना। और क्या था क्वेश्चन, और क्या थे क्वेश्चन, कैडबरी घास का मैदान, ये न्यूजीलैंड के आपके दक्षिण में पड़ जाएगा, और अफ्रीका महाद्वीप का ये तो हो चुका है, पनामा हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में है, मॉन्टियर हो चुका है, मॉन्टियर का, और कैडबरी घास का मैदान कर लेना। ये आप देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा फर्स्ट, और ये न्यूजीलैंड का साउथ का है, ये हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है मैप में, क्या समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया के दिए हैं क्या, भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य, तो ये कर लेना, वेस्ट बंगाल है। भारत के तो आप भर ही लोगे, ठीक है, भारत के तो हम आशा करते हैं कि आप भर ही लोगे सब कुछ। पारादीप, बंदरगाह, रानीगंज, कोयला क्षेत्र, अंग्रेज खनिज तेल उत्पादक, भारत को उच्चतम जनसंख्या मिली है। ये हम आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, ये हमने वक्त करवा दिए हैं, ऑफलाइन क्लास में बहुत हो चुके हैं ये, तो ये भी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके।
कोची बंदरगाह, कुद्रेमुख, सिंगरौली, या के एमपी में है सिंगरौली, भारत का सवाली जनपद प्रयागराज कर लेना, यूपी काकरापरा रामगी के एमपी कर लेना। ठीक हो जाएंगे सब। अभी भी कोई डाउट हो तो हमें बता देना। तो हम शाम को टाइम लेंगे तो हम एक और वीडियो ले आएंगे ज्योग्राफी का। ठीक है, यदि हमें आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाने लेक्चर अच्छा लगता है, तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहना। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।